गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके रूल्स, इसकी थ्योरी, जो भी इसका था हम सारे कुछ आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, इसका प्रोफार्मा कैसे बनाते हैं, इसको जो लिखने का, इसको जो ट्रांजेक्शंस को जो लिखने का एक तो मैनर है, एक तो तरीका है, उसको भी हमको आपको देखना है कि ताकि हमारे एडिस है या स्टूडेंट्स पॉइंट्स हैं उसके लिए एक मोस्टली गैप हमारा बना रहे, हमको इसको भी ध्यान में रखना है। तो प्लीज हमने आपको बताया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि बैंक समाधान विवरण पत्र यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वेल हमने आपको ये भी बताया था साथ साथ में कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। जब आपकी पासबुक की जो बैंक बाकी होती है, जो बैंक बैलेंस होता है, और जो आपके कैश बुक का जो बैंक बैलेंस होता है, जब इन दोनों बैलेंसेस में जब डिफरेंस आ जाता है यानी कि दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में जो इक्वल नहीं होते हैं उसके जो रीजंस होते हैं कि इक्वल क्यों नहीं है, उसका पता लगाने के लिए जो रीजंस होते हैं, जो काजेस होते हैं, उनको हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए हम जो भी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए इसके बारे में बताता है प्रिपरेशन। ये पहले हमने आपको बताया था जब हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश को लेकर के चलते हैं तब हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसका हमने आपको जो फॉर्मेट था, एक स्पेसिमेन था, वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आज सीधे सीधे फर्स्ट क्वेश्चन से जुड़ते हैं, देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। एक पर्टिकुलर कॉलम बनेगा, दो आपके अमाउंट के कॉलम बनेंगे जिसमें एक प्लस आइटम्स रहेगा, एक माइनस आइटम्स, यानी कि प्लस फिगर्स आपकी जो है, प्लस आइटम्स जो है, प्लस ट्रांजैक्शंस आपके डेबिट साइड में फर्स्ट आ जाएगा एंड क्रेडिट साइड में डेबिट क्रेडिट भी कहते हैं, बट इसमें डेबिट क्रेडिट का रोल नहीं होता, प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। आपको पता है, आपकी आदत है, आपकी हैबिट है कि लास्ट वाला जो है वो क्रेडिट है, तो आप एज अपने समझने के पर्पज से मान सकते हैं कि क्रेडिट में माइनस आइटम्स आपके आएंगे। ऊपर हम वही लिख देंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है, फर्स्ट। अब हम देखते हैं, बुक को आप सामने रखेंगे क्योंकि विदाउट बुक जो है आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं। चलिए हम देखिए बुक को रखते हैं सामने, पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका दे रखा है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिमझिम लिमिटेड मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31st March 2017 the bank column of its cash book showed a debit balance of 1,54,300। हमने आपको बताया था कि कैश बुक का डेबिट जो है, बैंक बैलेंस जो है वो हमेशा आपका डेबिट है, डेबिट शो करता है। अगर वो क्रेडिट है तो इट्स मींस उसका ओवरड्राफ्ट होता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। सेम इसी तरीके से पासबुक में हमारा जो बैंक बैलेंस है वो क्रेडिट है तब हमारा बैलेंस शो करता है, अगर वो डेबिट है तो इट्स मींस हमारा ओवरड्राफ्ट है। क्योंकि हम जब भी कभी बैंक में कुछ भी डिपॉजिट करते हैं तो हम अपनी अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं और बैंक उसको पासबुक में आपके नाम से क्रेडिट करता है। यानी कि जब भी कोई अमाउंट बैंक में आपके नाम से क्रेडिट होती है आपके अकाउंट में तो इस मीन्स होता है कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। और वही अगर सेम अगर बैंक में अगर आपकी कोई भी अमाउंट अगर डेबिट होती है तो इस मीन्स आपका जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज हुआ। तो हमने आपको बताया था कि 4 मेथड से आप लेकर के चलते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसमें आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, कितना है तो सबसे पहले लिख लेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और प्लस वाले फिगर्स में लिख लेंगे, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट नेगेटिव फिगर होती है, ओवरड्राफ्ट होता तब हम इसको क्रेडिट साइड में यानी कि माइनस में ट्रांसफर कर देते हैं। ये नेक्स्ट अभी जब रूल्स आएगा तब समझाएंगे। पहले फर्स्ट रूल्स है जब आपका डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर के हम लोग चलते हैं। फिर इसके बाद करा कि इसको शो करा 1,54,300 जिसको हमने राइट कर लिया। फिर करा हाउ विल द बैंक स्टेटमेंट शोड ए डिफरेंट बैलेंस एज ऑन दैट डे, द फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर डिफरेंस। करा जब बैंक से इसका मिलान हुआ, जब बैंक से इसको कॉपी को मिलाया गया तो वहां पर इसने क्या किया, डिफरेंस क्रिएट हुए और उसके रीजंस हैं जो इनको पता चले, जो आपके सामने, जिनको आपको सॉर्ट आउट करना है कि हमको देखना है कि क्या इसमें। जैसे पहला है आपका चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कह रहा है कि चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं बट अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड और लेस, लगभग एक थोड़ी सी स्पेस लेकर के ऐड और थोड़ा सा स्पेस गैप करने के बाद यानी कि 4-5 पॉइंट्स आ जाए। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मालूम चल जाएगा कि कितने पॉइंट्स है, सपोज 7 या 8 पॉइंट्स हैं तो सिंपल है कि इसमें 4 या
प्लस में आएंगे, 2 या 3 या 4 पॉइंट जो आपके माइनस में आ जाएंगे। तो गैप करके ऐड एंड लेस दोनों हेडिंग्स को आप लोग एक साथ लिख लेंगे। फिर हमको देखना है कि जो भी हमको फिगर्स क्वेश्चंस में गिवन है वो हमारी प्लस में है या माइनस फिगर्स है। थ्योरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी उसमें हमने आपको बताया था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी कि हमने जो भी चेक हैं उनको अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं क्रेडिट होने के लिए, लेकिन बैंक में अभी तक उनका पैसा क्रेडिट नहीं हुआ होता है, तो ये क्या करेगा, हमारे बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। केवल एक रूल पे चलना है। अगर आपका बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तब आपको क्या करना है, उसको ऐड करना है। किसी भी ऐसे ट्रांजेक्शन से, किसी भी ऐसे रीजन से जो भी आपको गिवन है बुक में, अगर इससे आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको लेस करेंगे। तो जो भी आपका रीजन दे रखा है उस पर आपको केवल इतना जस्टिफाई करना है, इतना आपको केवल कैलकुलेट करना है कि उससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो हमको देखना है चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। सपोज करिए आपने कोई भी चेक जो है बैंक में डिपॉजिट किया, अपना डिपॉजिट किया मतलब जमा कर दिया। किस लिए? आप अपना बैंक चेक में लगाते हैं, बैंक में चेक लगाते हैं ताकि उस चेक का जो भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। बट सीधे करा है बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इट्स मींस बट बैंक ने अभी तक वो पैसा क्रेडिट नहीं किया। तो नहीं किया है तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस लेस हो जाएगा, कम रहेगा। यानी कि जो आपकी कैश बुक है, कैश बुक में जब भी आप चेक बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो आप ये मान लेंगे कि आपने का बैंक अपने कैश बुक में आप एंट्री कर लेंगे डेबिट साइड में कितना पैसा हमने बैंक में भेज दिया चेक, तो बैंक में भी हमारा इतना पैसा इंक्रीज हो जाएगा। बट आपकी कैश बुक को तो इंक्रीज हो गई, लेकिन बैंक में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो तब तक बैंक का बैलेंस जो है वो क्या रहेगा, डिक्रीज ही रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि इससे हमारा बैंक बैलेंस लेस हो रहा है। तो लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट किए गए लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं किए गए, तो लिखेंगे 75,450। नेक्स्ट है आपका चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये ठीक इसका अपोजिट है कि चेक आपने इशू किए हैं बट अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किए गए पेमेंट के लिए। सपोज करिए आपने किसी को चेक दिया है और वो चेक आपने जिसको भी आप चेक देते हैं, सपोज कर लीजिए आपने किसी से 2000 का गुड्स जो है वो परचेज किया, उसके बदले आपने उसको 2000 का चेक दे दिया, तो आप ये मान लेते हैं कि अब हमारा बैंक से 2000 का रुपये जो है बैलेंस कम हो जाएगा। बट जिसको भी आपने चेक दिया है उसमें टाइम गैप हो जाता है, वो हो सकता हो जिस दिन आपने बैंक से अपनी पासबुक को टैली किया हो उस डेट तक उसने उस चेक को प्रिंट ही ना किया हो, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज रहेगा, तो हम इसको ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रिएम्प्टेड फॉर पेमेंट, यानी कि ऐसे चेक जो इशूड तो किए गए, निगमित तो किए गए, बट अभी तक वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रस्तुत ही नहीं हुए, तो ऐसे चेक से हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, तो हम उसको ऐड वाले यानी प्लस वाले आइटम में लिख देंगे 80,760। नेक्स्ट है आपका बैंक चार्ज। ये हमने आपको बता दिया, सिंपल है, बैंक चार्ज नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश। अब कोई भी अगर बैंक आपको बहुत से ऐसी सुविधाएं देती है, बहुत से ऐसे लाभ देती है जिसकी वजह से जिसका एक तरीके से बैंक आपके एजेंट के रूप में काम करता है। सपोज करिए आपने इंस्टॉलमेंट में कुछ भी परचेज किया तो बैंक जो भी आप बैंक को रजिस्ट्रेशन से देते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस बैंक उसको पेड करते हैं। किसको? जिस भी कंपनी से आपने कहा कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पेमेंट कर दिए तो बैंक जब भी मंथली टाइम आएगा बिल्स भी पेड करेगी। तो बहुत से ऐसे वर्क हैं जो बैंक आपके एजेंट के रूप में वर्क करती है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम बैंक उसका एक चार्ज लेती है जिससे हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है, लेस हो जाता है, तो हम लेस कर देंगे उसको 1135, यानी कि इसमें से हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाए। नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं नेक्स्ट, इसमें इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कोई बैंक ने पेड किया तो उससे भी हमारा बैंक बैलेंस लेस हो जाएगा, हम उसको भी इसमें लिख लेंगे, इसमें भी कुछ नहीं है। एक ट्रांजेक्शन और आपका बचा है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश। सपोज करिए आपके लिए बैंक ने कोई भी डिविडेंड, लाभ का अंश, डिविडेंड को हिंदी में कहते हैं लाभांश, यानी कि प्रॉफिट का बाद प्रॉफिट का अंश, यानी कि जब भी कभी आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं
तो या आप शेयर परचेज करते हैं तो उस पर आपको डिविडेंड मिलता है, तो आपके लिए प्रॉफिट होता है। तो बैंक कभी भी आपके लिए इंटरेस्ट, डिविडेंड या अदर कोई कहीं से पैसा कलेक्ट करके आपके अकाउंट में अगर क्रेडिट करती है तो उससे आपका बैलेंस आपका इंक्रीज होता है, तो हम इसको ऐड करते हैं। फिर इसके बाद सिंपल होता है, आप बस फिगर का टोटल कर लेंगे 3,71,260 एंड माइनस आइटम्स का टोटल कर लेंगे 91,985। फिर हम डिफरेंस निकाल लेंगे। अब सपोज करिए हमारे प्लस की फिगर से ज्यादा है, माइनस की कम है, तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारा जो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जब हम ध्यान रखेंगे जब हम डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारा बैलेंस आता है, अगर डेबिट बैलेंस हमारा ज्यादा होता है प्लस आइटम्स अगर हमारे इंक्रीज होते हैं ज्यादा होते हैं तो आंसर आता है हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बट अगर यही इसका ओवरलैप हो जाता है तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा। ये जब आएगा तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 इसको कोशिश करेंगे लगाने की। फिर भी कोई डाउट है तो वो आप हमसे कंसल्ट कर लेंगे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ करके। ओके, थैंक यू।